ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो एसपीएम का लास्ट लेक्चर है। इसमें नेक्स्ट सैटरडे का जो है वो यूनिवर्सिटी आप लोगों को बता देगी कि नेक्स्ट सैटरडे आपका लेक्चर जो है वो प्लान में है कि नहीं है, लेकिन कोर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है। मैं इस वक्त लेक्चर शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर नजर आ रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिव्यू एंड एवेल्युएशन और आउटसोर्सिंग के ऊपर जो है वो हमारा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। एवेल्युएशन एंड रिव्यू। सबसे पहले है जी एवेल्युएशन। एवेल्युएशन इज व्हेन यू असेस वेदर व्हाट यू हैव बीन what you have been doing is really making the difference that you intended it to. It tends to happen less frequently, for example annually or at the end of the longer term project. वो कहता है कि जी एवेल्यूएशन बेसिकली क्या है, ऐसे आपके रिसोर्सेज हैं या ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं आप अपने सिस्टम में, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है चाहे आपका वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उन तमाम के अंदर जो है वो आपने तमाम रिसोर्सेज, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग रिसोर्सेज एलोकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, उन तमाम की एवेल्यूएशन जो है वो आपने ईच एंड एवरी टाइम जो है करना है। बास्केट क्या होता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन उन लॉन्ग टर्म की एवेल्यूएशन जो है वो हर फेज के ऊपर नहीं हो रही होती और एट द एंड होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हमें हर, चाहे वो एनुअली प्रोजेक्ट है चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी आपको पता है कि वो 2 ईयर 3 ईयर तक वो जो प्रोजेक्ट है वो आपका चला जाएगा, तो आपने क्या करना है, ईच एंड एवरी फेज के ऊपर उस प्रोजेक्ट की जो एवेल्यूएशन है वो साथ के साथ जो है वो करते रहना है। नेक्स्ट है जी हमारा रिव्यू। Review is when you look at the result of an evaluation and decide whether it need to change. Review क्या है कि जो evaluation हम कर लेते हैं, उस evaluation से जो हमें रिजल्ट जो है वो मिल रहे होते हैं, अब हमने ये डिसाइड करना है कि उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है या नहीं। अगर तो वो evaluation 100% ओके है तो हमें किसी किस्म की चेंजिंग की जरूरत जो है वो नहीं आएगी। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग में also prompt a review of a small area of your work, but the substantial review can only take place once a proper evaluation of your effectiveness has taken place. Review may take place annually or at the end of the longer term project. वो कहता है कि जो रिव्यू है वो आप कभी भी, चाहे आपका स्मॉल लेवल का प्रोजेक्ट है चाहे आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कभी भी आप उसके जो फेजेस हैं उन फेजेस को देखते हुए प्रॉपर तरीके से आप जो है हर फेज को कम से कम एक मर्तबा लाजमी आप उसको एवेल्युएट करें, ताकि आपको पता चले कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल के ऊपर या किस नेचर की तरफ जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब जी व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो एवेल्युएशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। The voluntary management committee should decide what information they required in order to monitor. वो कहता है कि जो हमारी टीम होती है, जो हायर अथॉरिटी होती है, हायर मैनेजमेंट होता है, वो ये डिसाइड करती है कि कौन से ऑर्डर, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है और किसी पे उन्होंने एवेल्युएशन करनी है और किसकी जो है वो रिव्यू करना चाह रहे हैं। इफ देयर आर अ स्टाफ दे शुड आल्सो हैव एन आउटपुट। अगर तो वहां पे कोई ऐसा स्टाफ मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर तरीके से उस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग भी करेगा, उसकी एवेल्युएशन भी करेगा और वो साथ के साथ जो है वो रिव्यू भी करता रहेगा और अपनी हायर अथॉरिटी को जो है उसकी इनपुट जो है वो देता रहेगा। अदर पार्टनर्स में आल्सो हैव आइडियाज। वो कहता है कि इसके साथ जो दूसरे पार्टनर्स हैं हमारे, उनके भी जो आइडियाज हैं उनको भी हम लोगों ने साथ के साथ लेके जो है वो चलना होता है। एंड सम funders may require certain information to be gathered as a condition of funding. और बात ये भी होता है कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी जो है वो फंड कर रही है तो उसको भी ये रिव्यू, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, ये सारी चीजें जो हमें साथ के साथ जो है वो इन्फॉर्म करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। यू मस्ट प्ले इफ सो मेक श्योर यू आर कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फॉर द बिगिनिंग।
तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन, एवेल्युएशन, रिव्यू या उसकी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो शुरू से ही उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क कर सके। यू मस्ट प्लान फॉर मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटरिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा, आपको एवेल्युएशन के लिए प्लान करना पड़ेगा, आपको रिव्यू के लिए प्लान करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। जैसे ही आप अपना काम, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो शुरू से ही आपने ये तीनों चीजों के ऊपर जो है वो प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करनी होगी। ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रूव योर वर्थ इन इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वो कहता है कि आपने शुरू से ही ये ट्राई करनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी प्रॉपर तरीके से एवेल्युएशन हो रही है और उसकी प्रॉपर तरीके से रिव्यू हो रहा है। It is important to decide the level of the detail of information required। और ये जरूरी है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है आप उसको प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर लो, चेक कर लो कि वाकई ये इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे इसकी जरूरत है। एंड टू आइडेंटिफाई की इंडिकेटर्स दैट रिफ्लेक्ट योर एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड लेड आउट ऑफ योर बिजनेस प्लान। जो भी आपके बिजनेस प्लान है आप उनको किसी भी, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंपनी में नहीं है लोग तो आप थर्ड पार्टी कंपनी को, की इंडिकेटर होते हैं जो हमारे थर्ड पार्टी कंपनी के होते हैं, उनके एक्सपर्ट से भी हम ये चीजें आइडेंटिफाई जो है वो करवा सकते हैं। A key indicator is something that you can measure to sure whether you are or not achieving your aim or objective। वो लोग क्या करते हैं, वो इसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि वाकई ही आप जो लोग काम कर रहे हो प्रॉपर तरीके से वो आपकी कंपनी के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को मेंटेन कर रहा है, उसके एम जो है उसको अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। द चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ दीज की इंडिकेटर विल गिव अ पिक्चर ऑफ हाउ यू आर परफॉर्मिंग ओवर टाइम। और ये क्या करेगा कि ये बताएगा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो वो वर्क में प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा तो वो उस पे ऊपर जो है वो वर्क करेगा। हाउ टू डू एवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, कि आपको वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनको आपने कैसे एवेल्युएट करना। पहले था कि इंफॉर्मेशन गैदर की गई, गैदर करने के लिए आप अपने जो लोग हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर अपने लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप थर्ड पार्टी को जो है वो हायर करना चाहते हो, वो कर सकते हो। अब जब वो हायर हो गया, इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है, एक तरीका तो ये कि आप लोग खुद कर लो। अगर आप लोग खुद नहीं करना चाहते तो आप हाउ टू डू एवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, तो इन इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट कैसे करेंगे। एवेल्युएशन इज एन असेसमेंट ऑफ वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन हैड मेड अ डिफरेंस। इट इंक्लूड्स, वो कहता है कि जो असेसमेंट की गई है उसको आप चेक करो क्या कि वाकई ही आपकी कंपनी के मुताबिक है या उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले है जी आपकी आउटपुट्स, थिंग्स यू हैव प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल यू मे हैव अ सेट अप अ क्रेडिट यूनियन एंड पब्लिश अ मनी मैनेजमेंट गाइड। वो कहता है कि पहले क्या करो कि आप अपने ही प्रोसीजर्स को जो है वो चेक करो। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपनी है जो कि कैश मैनेजमेंट को डील करती है, तो आप क्या करो उनके लिए कैश मैनेजमेंट गाइड बनाओ और उस गाइड को, अब सेकंड क्या है कि आउटकम्स कहां से आएंगे, यानी वो गाइड बन गई, अब वो गाइड आप लोगों के पास तो नहीं पड़ी रहनी। जिन जिन लोगों ने वो मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप वो गाइड दें ताकि वो मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के बाद अपनी मनी को जो है वो मैनेज कर सके। व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ आउटपुट्स, आउटपुट से क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मेंबर ऑफ योर क्रेडिट यूनियन एंड यूजर यू मे गाइड आर बेटर एबल टू मैनेज मनी। वो कहता है कि वो लोग क्या करेंगे, जो आपके उस कंपनी के मेंबर्स बनेंगे, उस यूनियन के मेंबर्स बनेंगे, क्रेडिट यूनियन के, वो लोग उस गाइड को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको अपनी मनी को जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जो है वो सलाहियत करेंगे। इंपैक्ट असेसमेंट, द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ योर एक्टिविटी, कि आपकी जो एक्टिविटी है, जो टास्क है, उसके ऊपर ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो इन चीजों का कैसे पड़ेगा, आउटपुट्स का और आपकी आउटकम्स का। प्रीवनली लेवल अमंग सर्विसेज यूजर इज रीडिंग, क्या करेगा कि यूजर जो है उन तमाम सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से रीड करेगा। आउटपुट्स एंड आउटकम्स आर मेनली रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव। वो कहता है कि आउटपुट है या आउटकम्स है, वो क्या है, वो बेसिकली आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है उनसे बिल्कुल मेन रिलेट करेंगे। बट इट इज द इंपैक्ट असेसमेंट दैट इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड
टू योर होम, और इनकी जो असेसमेंट है वो आपके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के एग्जैक्ट लेवल के करीब होनी चाहिए। Monitoring, evaluation and review is not always a simple process and can be filled with jargon which can often confuse। वो कहता है कि मॉनिटरिंग है, एवेल्यूएशन है, रिव्यू है, ये सिंपल काम नहीं है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। हर टाइम, ईच एंड एवरी टाइम जर्क आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि आपको उस प्रोजेक्ट में, आपके ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका जो डाटा है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क कर रहे हैं। इट इज वेल वर्थ सीकिंग एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम अदर सोर्स। आप वो थर्ड पार्टी, जो भी अदर सोर्सेज हमारी थर्ड पार्टी होती है, आप उनसे भी इस चीज की हेल्प जो है वो ले सकते हो, एडवाइसेस जो है वो ले सकते हो। एज अ फर्स्ट स्टेप यू शुड ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आप हमेशा अपने आप से, यानी जो भी कंपनी का ओनर है या जो भी कंपनी आप लोग बना रहे हो या किसी कंपनी में आप, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो, व्हाट इंफॉर्मेशन विल प्रूव दैट व्हाट आई एम डूइंग इज मेकिंग द डिफरेंस। आई सेड इट would remember effective monitoring, evaluation and review will help you or your organization। वो कहते हैं सबसे पहले तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप कैसे अपनी कंपनी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको आंसर मिल जाता है तो आप सबसे पहले रिमेंबर रखें, याद रखें कि मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, रिव्यू ही वो स्टेप्स हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा व्हाट इज आउटसोर्सिंग, कि आउटसोर्स क्या चीज है या आउटसोर्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच सर्विस और जॉब फंक्शन आर फॉर्म्ड आउट टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की मदद से आप कोई भी अपना बिजनेस जो है आउटसोर्स की जो है प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव with a technology provide can involve a range of operation from the entry of the IT function to discrete, easily defined components such as disaster recovery, network services, software development or quality ensuring testing। वो कहता है कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि आईटी टेक्नोलॉजी की आजकल, तो आईटी टेक्नोलॉजी में क्या है, हमें ईच एंड एवरी टाइम जो भी आईटी कंपनीज हैं उन्होंने थर्ड पार्टी फर्म्स को जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं। जैसे कि कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई नेटवर्क की सर्विस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या कोई क्वालिटी इंश्योरेंस की एक्टिविटी है या टेस्टिंग है, तो ये आईटी कंपनी वाले क्या करते हैं, एक तरीका तो ये सबसे पहले आप वो इंटरनल लेवल पे काम करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि थर्ड पार्टी को भी यही चीजें जो है वो दोबारा रिपीट करवाते हैं ताकि वो हर लिहाज से नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो आउटसोर्सिंग है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हो। Companies may choose to outsource IT services onshore within their own country, nearshore or to a neighborhood country or one in the same time zone। वो कहता है कि ये डिपेंड कर रहा है कंपनी के ऊपर कि वो अपनी ही कंपनी में काम कर लें, अपने साथ वाले मुल्क से काम करवा लें, या अपनी ही किसी नेबरहुड टाइम जोन, जिनका टाइम जोन आपकी टाइम जोन के साथ मिलता हो, उनके साथ मिलकर काम कर लें। लेकिन आपने अपनी कंपनी को थर्ड पार्टी से लाजमी जो है वो एवेल्युएट भी करवाना है, मॉनिटर भी करवाना है, उसकी जो है वो अपने रिसोर्सेज को भी चेक करवाना है ताकि जो आपका वर्क जो भी है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क जो है कंपनी जो है वो ग्रोथ कर सके। ऑफशोर टू बी मोर डिस्टेंस कंट्री, यानी कि अगर आप आउट ऑफ, जैसे मिसाल के पाकिस्तान है, पाकिस्तान में काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूएसए से मिल रहे हैं। अब यूएसए क्या है, यूएसए हमसे नियर शोर तो नहीं है, वो ऑफ शोर है, काफी दूर कंट्री है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम्स उनको देखते हुए पाकिस्तान में भी डील किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स जो है वो बाहर के मुल्क में डील किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी कंपनीज को ना सिर्फ पाकिस्तान में यानी कि नेशनल लेवल के बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आप उससे करवा सकते हैं। आउटसोर्स बेनिफिट, अब आउटसोर्स के बेनिफिट्स क्या है एंड कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट कितनी है। द बिजनेस केस फॉर आउटसोर्सिंग वेरीज बाय सिचुएशन। वो कहता है सिचुएशंस को देखते हुए बिजनेस की जो कॉस्ट है या बिजनेस के जो लेवल्स हैं इसमें वो ये वर्क होता है। बट द बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफन इंक्लूड वन और मोर फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं
वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, लेकिन डिपेंड कर होता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आप विद इन कंट्री जो है किस जोन में काम कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग में जाना चाह रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्री किस जोन में काम करना चाह रहे हैं। लोअर कास्ट ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड लोअर लेबर रेट्स। वो कहता है कि इसके एक तो है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी लोअर पड़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो जैसे कि मिडल ईस्ट है, दुबई की अगर एग्जांपल हम ले लें, यूएई की, यूएई में अब क्या है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो है वहां पे जाके एज ए लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। क्यों? उन्हें वहां से बुलाए हुए लोगों की लेबर जो है वो कॉस्ट कम पड़ती है, उनके अपने जो इंटरनल लोग हैं उनकी कॉस्ट उनको ज्यादा पड़ती है। तो इस तरह क्या है, वो अपने मुल्क के अंदर जो भी तरक्की करना चाह रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं, जो भी रोड्स बना, वो तो बन रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो और सोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज है, उसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, फिलिपीन है, चाइनीज है। तो मुख्तलिफ लोग जो है वो वहां पे मिल के जो है उनका काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, वेरिएबल कैपेसिटी, इंक्रीज फोर्स ऑन स्ट्रेटजी, कोर कंपिटेंसीज, accept to skill access to skills or resources, increase flexibility to meet changes business and commercial condition, accelerate time to market, lower ongoing investment in the internal infrastructure, access to innovation, intellectual property and thought leadership, possible cash influence resulting from transfer of assets टू द न्यू प्रोवाइडर। ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग आउटसोर्स की मदद से और उसकी कॉस्ट को जो देखते हुए जो है वो कर रहे होते हैं। सम ऑफ द रिस्क, अब इसमें कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। आपको पता है कि हर वो चीज जिसमें बेनिफिट्स है उसके लाजमी है, उसके एडवांटेज है, तो उसके साथ के साथ डिसएडवांटेज जो है वो भी होते हैं। स्लोअर टर्न अराउंड टाइम, इसमें क्या है कि आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लैक ऑफ बिजनेस और डोमेन नॉलेज, लोगों को जो है बात का कम्युनिकेशन का इशू आ रहा होगा, इससे बिजनेस आपका डाउन हो सकता है। डोमेन लेवल पे वर्क जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि इसमें सारा काम ये होगा कि या तो ऑनलाइन होगा, या अगर वो है कि कुछ उसमें नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, कल्चर डिफरेंस हो जाता है, लैंग्वेज डिफरेंस आ सकती है, टाइम जोन है, लैक ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो भी इसमें अक्कर हो सकती है। अब है जी आउटसोर्स की सर्विसेज। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ थ्योरम है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो आउटसोर्स जो है वो हमें देती हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, इज एन ओवरचेनिंग term for the outsourcing of a specific business process task। वो कहता है बीपीओ जो है ये एक ऐसी ओवर चेंजिंग टर्म्स है जो कि आपके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो मुख्तलिफ तरह के टास्क जो है वो देती है, सच एज पे रोल। जैसे कि पे रोल की अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या होता है कि उसमें अब आप अभी देख लें कि आपके ईआरपी इस वक्त बहुत ज्यादा इन है। अब वो ईआरपी क्या कर रहा है, वो ईआरपी मुख्तलिफ कंपनी ने डेवलप किया हुआ है और मुख्तलिफ कंपनी जो है वो इसको लॉन्च करके अपनी कंपनी के अंदर उसके ऊपर अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं, पेज जो है वो देते हैं। इसी तरह और भी जो आपका फाइनेंशियल है वो डील कर रहे होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ वर्क, अब वो सारी आउटसोर्स कंपनी है लेकिन वो काम जो है वो मिलकर कर रहे हैं। बीपीओ इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वो कहता है बीपीओ जो है इसको दो कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया। एक है बैक ऑफिस बीपीओ विच इंक्लूड इंटरनल बिजनेस फंक्शन सच एज बिलिंग और परचेजिंग। अगर हम कंपनी के अंदर की बात करें तो वो हमारा बैक ऑफ बीपीओ होगा जिसमें आपके बिल होंगे, आपकी परचेजिंग होगी। और एक आपका फ्रंट ऑफिस बीपीओ होगा जो जिसमें आपकी कस्टमर की डीलिंग होगी, विच इंक्लूड कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज सच एज मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स आईटीओ देयरफॉर इज अ सबसेट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक आपका आउटसोर्स का हिस्सा जो है वो बन सकती है बीपीओ के साथ साथ। While most business process outsourcing involve executing standardization process for a company, knowledge process KPO involve process that demand advanced research and analytical, technical and decision making skills such as pharmaceutical R&D and पेटेंट रिसर्च। वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह की, जरूरी नहीं आपका बीपीओ हुई, इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, आपका फार्मेटिकल है, इसी तरह टेक्निकल है, एनालिटिकल है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपनी जो है, मुख्तलिफ आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो इसके हमारे साथ जो है वो वर्क कर रही होती है उस कंपनी के साथ। आईटी आउटसोर्सिंग क्लियरली फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द सीआईओ। अब वो कहता है कि अगर आईटी की ही अगर एग्जांपल ले तो वो सीआईओ की डोमेन के अंदर जो है वो वर्क कर रहा होता है। हाउएवर सीआईओज ऑफन विल बी आस्क्ड टू बी इन्वॉल्व इन। वो कहता है कि सीआईओ जो है वो खुद ही इसके अंदर इन्वॉल्व होता है।
कहीं पे भी आप कोई भी आईटीओ का बिजनेस करते हैं या आईटीओ के आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसमें सीआईओ के एग्रीमेंट्स और सीआईओ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ऐड हो जाता है। बिजनेस प्रोसेस एंड knowledge process outsourcing effort as well. CIOs are tapped not only because they often have developed skill in the outsourcing but also because business and knowledge process work being outsourcing often goes hand in hand with IT system and support. वो कहता है कि CIO जो है वो हर जगह पे जितना ज्यादा हो सकता है वो IT बिजनेस जितने भी हैं उन तमाम को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है और उनके साथ जो है वो वर्क कर होती है। अब है जी आईटी आउटसोर्स आईटी फंक्शन कि कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर आईटी सोर्स जो है वो किया जाता है या आउटसोर्सिंग जो है वो आईटी टेक्नोलॉजीज में अप्लाई की जाती है। ट्रेडिशनली आउटसोर्सिंग आईटी फंक्शंस हैव फॉलन इनटू वन और टू कैटेगरी। वो कहता है कि अगर ट्रेडिशनली बात करें तो ये दो मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जो है वो डिफाइन किए गए हैं। एक आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग और दूसरा आपका है एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग। Infrastructure outsourcing can include services desk capability, data center outsourcing, network services, managed security operation, and overall infrastructure management. वो कहता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग की बात करें तो उसमें तमाम की तमाम आपकी डेस्क कैपेबिलिटी, डाटा सेंटर, आपका नेटवर्क सर्विसेज, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम्स और इस तरह के जितने भी आपकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है उन तमाम को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में इंक्लूड न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लेजेंसी सिस्टम मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड QA सर्विसेज, पैकेजेस, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर के लिहाज से जितनी भी डेवलपमेंट है, उसकी लेजेंसी सिस्टम है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी टेस्टिंग है, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस सर्विसेज है, इन तमाम के अंदर जितना भी वर्क करती है वो आपकी एप्लीकेशन आउटसोर्स जो है वो वर्क कर होता है। इन टूडेज क्लाउड इनेबल वर्ल्ड, वो कहता है कि आजकल के दिनों की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये भी एक आपकी आईटी आउटसोर्सिंग है, ये बहुत ज्यादा इन है। However, IT outsourcing can also include relationship with provide of software, infrastructure and platform as a service. वो कहता है कि ये as a एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है क्लाउड जो है, आप उस क्लाउड के ऊपर भी बैठ के जो है वो अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हो। क्लाउड सर्विसेज अकाउंट फॉर a much as on third out of the outsource market. आउटसोर्स मार्केट के अंदर ये थर्ड लेवल का यानी आपका है सर्विसेज। लेकिन अब जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है कि क्लाउड बिजनेस जो है या क्लाउड आपका जो टेक्नोलॉजी है ये पहले नंबर पे जो है वो वर्क कर रही है। द आउटसोर्सिंग मार्केट आर शेयर दैट इज डेजिग्नेटेड टू ग्रो। दीज सर्विसेज आर इंक्रीजली ऑफन not only by traditional outsourcing provider but by global and nichely software vendors or even industrial companies offering technology enabled service। वो कहता है कि ये ना सिर्फ आपके अपने लेवल तक बल्कि आपकी मल्टीपल कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज और आपके सॉफ्टवेयर वेंडर वो तमाम के तमाम जो है वो क्लाउड की तरफ या क्लाउड के साथ जो है वो वर्क कर रही है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट। A service level agreement SLA is contract between IT service provider and customer that specific। वो कहता है कि ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो आजकल बहुत ज्यादा रिटर्न हो रहे हैं जो कि आपको आईटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्लस आप जो उसके कस्टमर बनते हैं या आपको कस्टमर के तौर पे किसी खास किस्म लेवल के ऊपर जो है वो आप प्रोजेक्ट के ऊपर उनकी सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं। यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स विद सर्विसेज द वेंडर विल फर्निश services level are determined at the beginning of any outsourcing relationship and are used measure and monitor supplier performance। वो कहता है कि एसएल की मदद से क्या है कि आप अपनी जो भी थर्ड पार्टी को हायर करते हो या सेकंड पार्टी को हायर करते हो आप उन पार्टीज की मदद से कैसा रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हो जिससे वो आपकी मॉनिटरिंग और आपकी सप्लाइंग जो है उसकी तमाम परफॉर्मेंस को जो है वो चेक कर रहे हैं। हाउ टू सिलेक्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। अब आप अपना सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से सिलेक्ट करते हो तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सर्विस प्रोवाइडर की जो सर्विसेज हैं वो किस लेवल पे है या वो किस लेवल के ऊपर अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, किन किन कंपनी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारी चीजें हम जो है चेक करते हैं और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर उस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टिंग अ सर्विस प्रोवाइडर इज डिफिकल्ट डिसीजन बट स्टार्ट बाय रियलाइजिंग that no one outsource is going to be an exact fit for your needs, trade off will be necessary। जी बोलो क्या इशू है। अच्छा जी अब
उसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी उस कंपनी को अच्छी तरीके से जो है वो डील कर रहे होते हैं, उस कंपनी के तमाम फीचर्स को देखते हुए हम लोग जो है वो आउटसोर्स कंपनी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन articulate with you want from the outsourcing relationship to extract the most important criteria you seek in a service provider. It's important to figure this out before solitary and any outsources, as they will undoubtedly come in with their own ideas of what best your organization based largely on their own capability and strength. वो कहता है कि एक तो आपने अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ को देखना है, आपने अपनी कंपनी को भी देखना है, उसके लिहाज से आपने थर्ड पार्टी सोर्स जो है उनमें ये सारी चीजें जो है वो देखनी है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसकी जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट प्रोग्रेस क्या है। तो आप लोगों ने अपनी थर्ड पार्टी जो आईटी सोर्स कंपनी है उसको आप लोगों ने हायर करना है। सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस you will need to consider include, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जिनको आप देखते हुए अपने थर्ड पार्टी आईटी सोर्स कंपनी को जो है वो हायर करेंगे। What's more important to you that total amount of saving and outsource can provide you, and how quickly they can cut your cost? Do you want broad capability or expertise in a specific area? Do you want low fixed cost or more variable price option? यानी ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आप लोगों ने यह फैसला करना है कि आप जो भी थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो हायर कर रहे हो वो कंपनी प्रॉपर तरीके से जो है वो लाइसेंस्ड है या उसके आउटसोर्स रिलेशंस क्या हैं, इनसोर्स रिलेशंस क्या हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए आपने थर्ड पार्टी आउटसोर्स कंपनी जो है वो हायर करनी है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया? अब मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट्स बोलेगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो इसको सिर्फ व्यू करेंगे। मैंने अटेंडेंस शेयर कर दिया है, होप से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अटेंडेंस नजर आ रही होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट बोलेगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो इसको सिर्फ व्यू करेंगे। जी अटेंडेंस शेयर हो चुकी है। See you next time.